स्वागत है आप लोगों का मेरे नेक्स्ट वीडियो में। हमने कन्वर्सन और वर्सन सीख लिया, उसके विभिन्न प्रकार का प्रयोग भी सीखे, कैसे एग्ज़ाम में दिया आया था हमने देखा, जॉइंट एप्लीकेशन में देखा। इस चैप्टर में इसके अलावा 2 प्रश्न और बचे रह जाते हैं, जिसमें से एक हम अभी डिस्कस कर रहे हैं इस वीडियो में। जैसे अगले दिन हम कन्वर्सन का बात कर रहे थे, तो हमने जो कन्वर्सन टेबल पर एक बार ध्यान दीजिए। हम कह रहे थे कॉपी कलम लेकर बैठने के लिए, पिछले दिन वाला देखते जाइए। कन्वर्सन टेबल को देखिए एक बार। कन्वर्सन टेबल में हमने देखा कि एक ए प्रोपोजिशन का कन्वर्सन हम लोग आई में करते हैं, ई का ई में ही करते हैं, आई का आई में ही करते हैं, ओ का नहीं होता है। तो यहाँ पर 2 सवाल उठता था। हमने एक तो कहा कि पहला सवाल ये उठता है कि जब तीनों प्रोपोजिशन का हो रहा है, ए ई आई का कन्वर्सन हो रहा है, तो ओ का कन्वर्सन क्यों नहीं हो रहा है, यह एक सवाल था। इस पर भी हमको डिस्कस करना है। देखते हैं आज मौका लगता है तो ठीक, वरना नेक्स्ट किसी वीडियो में करेंगे। और एक सवाल था, यहाँ ए का कन्वर्सन हमने आई में किया, जबकि ई का ई में ही, आई का आई में ही हुआ, तो ए का ए में क्यों नहीं हुआ, इसी से संबंधित प्रश्न है। यहाँ पर देखिए सवाल, प्रश्न देखिए, व्हाट इज सिंपल एंड नॉन सिंपल कन्वर्सन। व्हाट इज सिंपल एंड नॉन सिंपल कन्वर्सन। उसके बाद में है, इज सिंपल कन्वर्सन ऑफ ए पॉसिबल। ए मीन्स ए प्रोपोजिशन। इज सिंपल कन्वर्सन ऑफ ए पॉसिबल। What are the special cases? What are the special cases when A can be simply converted? तो इस सवाल के जवाब में सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा ए प्रोपोजिशन सिंपल का और नॉन सिंपल कन्वर्सन किससे कहते हैं। इस बात को थोड़ा सा समझें। सिंपल का मतलब सरल होता है और नॉन सिंपल का मतलब असरल कह सकते हैं हम लोग। तो अच्छा हो इस वीडियो को पॉज कर करके पूरा नोट्स के आकार में लिख लें, इसी प्रकार से इस प्रश्न के जवाब में। तो जब दिए गए प्रेमाइस का हम लोग क्वांटिटी के अनुसार सेम क्वांटिटी में ही कन्वर्सन कर देते हैं, मतलब ये हुआ कि जब कन्वर्टेंड और कन्वर्स दोनों का क्वांटिटी सेम हो, परिमाण बराबर हो, तो वह सिंपल कन्वर्सन कहलाता है। जैसे देखिए, ई का कन्वर्सन हम ई में ही करते हैं, या आई का कन्वर्सन आई में ही करते हैं। तो ये तो कन्वर्सन का तीसरा रूल कह रहा है कि दोनों को क्वालिटी बराबर होना चाहिए। तो क्वालिटी तो बराबर रहेगा, या दोनों अफर्मेटिव या तो दोनों नेगेटिव। यहाँ ई का जब ई में कर रहे हैं हम लोग, तो क्वांटिटी भी दोनों का बराबर रह रहा है। आई का आई में कर रहे हैं तो क्वांटिटी भी कन्वर्टेड और कन्वर्स दोनों का बराबर रह रहा है। बस यही है सिंपल कन्वर्सन, नॉन सिंपल कन्वर्सन। परिभाषा के तौर पर हम इस प्रकार से कह सकते हैं कि जब आधार वाक्य और निष्कर्ष दोनों के परिमाण बराबर हो, यानी कन्वर्टेंड और कन्वर्स दोनों का परिमाण बराबर हो या समान हो, तो ऐसे आवर्तन को सरल आवर्तन कहते हैं। इसके विपरीत जब आधार वाक्य और निष्कर्ष यानी कन्वर्टेंड और कन्वर्स दोनों के परिमाण भिन्न हो, तो हम लोग इस कन्वर्सन को नॉन सिंपल कन्वर्सन कहेंगे। उदाहरण के तौर पर देख रहे हैं कि ए का कन्वर्सन हमें आई में करने के लिए कहा दिया, तो ए यूनिवर्सल अफर्मेटिव, आई पर्टिकुलर अफर्मेटिव। तो एक यूनिवर्सल है, दूसरा पर्टिकुलर है, दोनों का क्वांटिटी में अंतर आ गया है, इसलिए यह कन्वर्सन जो है नॉन सिंपल कन्वर्सन कहलाएगा। या फिर अगर हम ई प्रोपोजिशन कन्वर्सन ओ में करते हैं, वह भी वैलिड है, अब वह भी नॉन सिंपल कन्वर्सन कहलाएगा। ठीक है, सिंपल कन्वर्सन, नॉन सिंपल कन्वर्सन समझ में आ गया होगा। जब क्वांटिटी दोनों का बराबर रहता है, कन्वर्टेड कन्वर्स, तो वो सिंपल, और जब बराबर नहीं रहता है, भिन्न हो जाता है, डिफरेंस हो जाता है, तो वो नॉन सिंपल कहलाता है। तो ये तो हो गया व्हाट इज सिंपल एंड नॉन सिंपल कन्वर्सन, एक पार्ट का आंसर। दूसरा पूछ रहा है कि इज सिंपल कन्वर्सन ऑफ ए पॉसिबल, मतलब ए को हम लोग आई में कन्वर्सन करते हैं, तो क्या ए का ए में कन्वर्सन संभव है। यही बात पर हम लोग को आज डिस्कस करना है। ए का कन्वर्सन ए में साधारणतः नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं किया जा सकता, अगला दिन हम बता रहे थे कि कन्वर्सन का जो चौथा नियम है
पदों की व्याप्ति से संबंधित। चौथा नियम में क्या कहा गया कि जो पद आधार वाक्य में व्याप्त नहीं हुए हैं वह पद निष्कर्ष में व्याप्त नहीं होंगे। अगर कभी ऐसा होता है कि कोई एक पद आधार वाक्य में अव्याप्त लेकिन वही पद निष्कर्ष में व्याप्त, तो कन्वर्सन के चौथा नियम का उल्लंघन हो जाएगा। और ए का जब हम लोग सिंपल कन्वर्सन करते हैं, ए का ए में ही कन्वर्सन करने का प्रयास करते हैं, तो यह नियम का उल्लंघन हो जाता है। इसलिए ए का सिंपल कन्वर्सन नहीं होता है। एक प्रैक्टिकल उदाहरण से इस विषय को समझने का प्रयास करते हैं। प्रश्न है कि इज सिंपल कन्वर्सन ऑफ ए पॉसिबल। एक उदाहरण लेते हैं प्रैक्टिकल, समझ लेते हैं इस बात को ध्यान से। आज ए पार्ट का आंसर हमने बता दिया कि व्हाट इज सिंपल एंड अनसिंपल कन्वर्सन। अब बी पार्ट का आंसर बता रहे हैं, एग्जाम्पल देकर बता रहे हैं। एग्जाम्पल लेते हैं, ऑल बर्ड्स आर बाइपेड। बाइपेड का मतलब दो पैर वाला। तो ए प्रोपोजिशन है ये, ऑल बर्ड्स आर बाइपेड। ऑल बर्ड्स आर बाइपेड, सभी चिड़िया दो पैर वाला जीव है। ठीक है, कन्वर्सन करते हैं, लिखते हैं ब्रैकेट में कन्वर्टेंट, CONVERTEND, कन्वर्टेंट। चलिए कन्वर्सन करते हैं इसका। तो जैसा कि कह रहा है कि ए का कन्वर्सन आई में करने के लिए, और हमें यही कहा गया है कि ए का ए में किया जा सकता है कि नहीं, तो हम ए में ए का करके देखते हैं क्या गलती होता है। चलिए तो करते हैं ए में। तो ये हो जाएगा, ए है तो ऑल आर तो मेरा रहेगा ही। कन्वर्सन कर रहे हैं, कन्वर्सन में कह रहा है कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट जगह बदलता है, बदल देते हैं। ये हो गया बाइपेड, BIPED, ऑल बाइपेड आर बर्ड्स, BIRDS, बर्ड्स। ये हो गया कन्वर्स। जरा अर्थ को समझने का प्रयास कीजिए। क्या हो गया, ये कह रहा है कि सभी चिड़िया दो पैर वाले होते हैं। अब जो मेरा कन्वर्स निकल कर आया उसमें हम क्या देखते हैं कि ऑल बाइपेड आर बर्ड्स, सभी दो पाया जीव चिड़िया होते हैं। सभी दो पैर वाला चिड़िया होता है क्या? मनुष्य को भी तो दो पैर है, चिड़िया है क्या? नहीं ना। इसी प्रकार ये सभी दो पाया जीव को यहाँ पर चिड़िया बना दिया। तो देखते हैं कि अर्थ में विकृति आ गया है। ये कह रहा था कि ऑल बर्ड्स आर बाइपेड, सभी दो पैर वाले चिड़िया होते हैं, और ये कह रहा है कि सभी दो पैर वाले चिड़िया होते हैं। तो हम देखते हैं कि मनुष्य जो कि दो पैर वाला है वो चिड़िया नहीं है। अर्थ में विकृति आ गया है। ऐसा क्यों हुआ ना? आप लोग को याद होगा, एक चीज़ बताए थे हम लोग, ऐसे बिनोप ASEBINOP, ऐसे बिनोप डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टर्म्स को याद रखने के लिए। और बताया था कि ए का सब्जेक्ट डिस्ट्रीब्यूट होता है, ई का बोथ सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों डिस्ट्रीब्यूट होता है, आई का नाइदर द सब्जेक्ट नॉर द प्रेडिकेट, और ओ का प्रेडिकेट डिस्ट्रीब्यूट होता है। ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टर्म्स आप लोग को याद होगा। तो देखते हैं कि ए प्रोपोजिशन था तो ए का सब्जेक्ट डिस्ट्रीब्यूट होता है, तो ए का ये सब्जेक्ट डिस्ट्रीब्यूट हो गया और प्रेडिकेट इसका डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ। कंक्लूजन भी ए प्रोपोजिशन है, ए होने के चलते इसका सब्जेक्ट डिस्ट्रीब्यूट होगा और प्रेडिकेट डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पाएगा। तो देख रहे हैं हम लोग कि बाइपेड यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ था और बाइपेड यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट हो गया है। बाइपेड प्रीमाइस में अनडिस्ट्रीब्यूटेड था, कंक्लूजन में चूंकि सब्जेक्ट प्रेडिकेट जगह बदलता है और ये खुद ए प्रोपोजिशन सब्जेक्ट को डिस्ट्रीब्यूट करेगा, तो बाइपेड यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट हो गया। यानी कन्वर्सन का जो चौथा नियम है उस नियम का उल्लंघन हो गया। ठीक है, लेकिन अगर आई में करते हैं तो क्या होता है? आई में जब करेंगे तो आई में हम जानते हैं कि कोई भी टर्म डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता। तो सब्जेक्ट यहाँ रहे, प्रेडिकेट यहाँ रहे मान लेते हैं, तो आई में क्या कर रहा है? नन। नन का मतलब सब्जेक्ट भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा, प्रेडिकेट भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा। तो जो बाइपेड यहाँ पर अनडिस्ट्रीब्यूटेड था, जो बाइपेड यहाँ पर ये बर्ड्स यहाँ पर आएगा मान लेते हैं, सब्जेक्ट प्रेडिकेट तो ऐसा रहेगा ही, आई प्रोपोजिशन है तो कन्वर्सन कर रहे थे हम लोग, यानी कि ये वाला बाइपेड यहाँ पर आ जाएगा, ये बाइपेड यहाँ पर आ जाएगा, कन्वर्सन का फलस्वरूप बर्ड्स यहाँ पर आ जाएगा। इसके बावजूद हम क्या देखते हैं कि आई प्रोपोजिशन होने के चलते सब्जेक्ट और प्रेडिकेट किसी को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करता है, तो बाइपेड यहाँ भी अनडिस्ट्रीब्यूटेड था, यहाँ भी अनडिस्ट्रीब्यूटेड ही रह गया। तो इस प्रकार आई में करने से मेरा इस नियम का उल्लंघन नहीं होता है। तो इसलिए हम लोग ए का कन्वर्सन ए में ना करके आई में करते हैं, यानी सिंपल कन्वर्सन ना करके नॉन सिंपल कन्वर्सन करते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। नोट्स के आकार में इसको लिख लेना है जितना समझ में आए। अब आते हैं
इस क्वेश्चन का थर्ड पार्ट में क्या कह रहा है कि व्हाट आर द स्पेशल केसेस व्हेन ए कैन बी सिंपली कन्वर्टेड, क्या कुछ विशेष परिस्थितियों में ए प्रोपोजिशन का सिंपल कन्वर्सन संभव है। अब हम इन विशेष परिस्थितियों को लेकर आलोचना करेंगे जहां ए का सिंपल कन्वर्सन होता है, ठीक ना। तो ऐसे 3 विशेष परिस्थिति है जहां ए का सिंपल कन्वर्सन होता है। आमतौर पे कभी कभार पूछता है, इसलिए दे रहे हैं, बता रहे हैं ये वाला। पहले जब सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों टॉटोलॉगस हो, TAUTOLOGOUS, टॉटोलॉगस। टॉटोलॉगस का मतलब क्या होता है? पुनरोक्ति मूलक, पुनरोक्ति मूलक। जब ए प्रोपोजिशन का सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों टॉटोलॉगस हो, ठीक है। जब लिख देते हैं ए का सब्जेक्ट और प्रेडिकेट टॉटोलॉगस हो, TAUTOLOGOUS, टॉटोलॉगस हो। टॉटोलॉगस का मतलब हमने बताया पुनरोक्ति मूलक। कहने का मतलब एक ही बात को दोबारा कह दिया गया हो तो ए का सिंपल कन्वर्सन होता है, तो ए का सिंपल कन्वर्सन होता है, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, ऑल मैन आर ह्यूमन बीइंग। अब एक बात जरा गौर कीजिए, अगर वो ह्यूमन बीइंग है तो मैन के अलावा कुछ हो सकता है क्या? और अगर वो मैन है तो ह्यूमन बीइंग जरूर है वो। तो ऐसे में जब हम कन्वर्सन करेंगे तो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट इधर उधर बदल जाए, कोई अर्थ की विकृति नहीं आएगा। इसका कन्वर्सन सिंपल कन्वर्सन संभव है। कन्वर्टेंड, CONVERTEND, कन्वर्टेंड, ठीक ना। ए है, ए में ही हो जाएगा ये हो जाएगा ऑल ह्यूमन बीइंग्स आर मैन, ऑल ह्यूमन बीइंग्स आर मैन, कन्वर्स। कोई दिक्कत नहीं इसमें। ये मैन इधर आ गया, ह्यूमन बीइंग्स इधर आ गया। अब दूसरे अर्थ में कोई विकृति नहीं आया। ऐसा क्यों हुआ? ना मैन और ह्यूमन ये दोनों टॉटोलॉगस है, पुनरोक्ति मूलक, एक ही बात को दोहरा कर घुमा फिरा कर कहा गया है। तब ए वचन का सिंपल कन्वर्सन हो जाएगा। और एक उदाहरण देते हैं, बी। दूसरा केस ऐसा हो सकता है, डिफिनीशन, DEFINITION, डिफिनीशन। कहने का मतलब जब ए का सब्जेक्ट या प्रेडिकेट एक दूसरे को डिफाइन करे, जब ए का सब्जेक्ट या प्रेडिकेट एक दूसरे को डिफाइन करें, एक दूसरे को परिभाषित करें। तो ए का सिंपल कन्वर्सन होता है। हम संक्षेप में चल रहे हैं, बाकी लिख लीजिएगा। तो का मतलब तो ए का सिंपल कन्वर्सन होता है, तो ए सिंपल कन्वर्सन होता है, ठीक है। देखते हैं एग्जाम्पल। all triangles are plane figures surrounded by 3 straight lines, converted। चलिए कन्वर्सन करते हैं। ए में करेंगे, देख लेते हैं सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। ये ऑल मेरा कॉपुला क्वांटिफायर हो गया, आर मेरा कॉपुला हो गया। यानी क्वांटिफायर और कॉपुला के बीच में जो कुछ पड़ा रह गया ये सब्जेक्ट हो गया,
और कॉपुला के बाद जो कुछ पड़ा रह गया, केला, कटहल, मूली, बैगन, यहाँ से यहाँ तक ये मेरा प्रेडिकेट हो गया। ठीक, पूरा प्रेडिकेट को इधर लाना है, सब्जेक्ट को उधर करना है। कन्वर्सन में सब्जेक्ट प्रेडिकेट का जगह बदलता है, यहाँ पर देख लेते हैं हम लोग। ठीक ना, तो हो गया ये ऑल प्लेन फिगर्स surrounded by 3 straight lines are triangles converse। ठीक, तो यहाँ पर भी देखते हैं हम लोग, मीनिंग समान रह जाता है, कोई दिक्कत नहीं आता है। ऑल प्लेन फिगर सराउंडेड बाय 3 स्ट्रेट लाइंस आर ट्रायंगल्स। ठीक है, ये 2 केस हमने बताया। अब तीसरा केस बताते हैं। जब दोनों सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, जब किसी ए प्रोपोजिशन का सब्जेक्ट और प्रेडिकेट डिफिनिट पर्टिकुलर टर्म हो। डिफिनिट पर्टिकुलर टर्म का मतलब हमने बताया था, क्या बताया था कि निर्दिष्ट वाचक पद, यानी संसार में एक ही है ऐसा। देखते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं एक ठो। वीडियो को पॉज कर करके उतार लीजिएगा एकदम आराम से। डिफिनिट पर्टिकुलर टर्म, जब ए का सब्जेक्ट और प्रेडिकेट निर्दिष्ट वाचक पद हो, तो ए का सिंपल कन्वर्शन होता है। एग्जाम्पल, माउंट एवरेस्ट एक ही है संसार में, निर्दिष्ट पद हो गया। माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट माउंटेन पीक ऑफ द वर्ल्ड कन्वर्टेड। ए में ही होगा। सब्जेक्ट क्या है, कॉपुला हो गया ये वाला। निर्दिष्ट वाचक पद है ये, ऑल नहीं रहेगा। हमने कहा था नाउन प्रोनाउन डिफिनिट पर्टिकुलर टर्म से अगर कोई सेंटेंस शुरू होता तो उसको यूनिवर्सल समझा जाता है। यूनिवर्सल अगर अफर्मेटिव है तो ए हो जाएगा, नेगेटिव है तो ई होगा। यहाँ पर देख रहे हैं कि ईज है यानी अफर्मेटिव है, यानी कि ए समझा जाएगा। और ये भी कहा था कि ऐसे वचनों को, ऐसे वाक्यों को वचन में रूपांतरित करना, क्वांटिफायर को दर्शाना आवश्यक नहीं होता। यानी ऑल नो नहीं बैठेगा, ए होगा ऑल नहीं आएगा, नो रहेगा ई रहेगा तो नो नहीं रहेगा, तो ऑल नहीं, क्वांटिफायर नहीं रहेगा इसमें। ईज मेरा कॉपुला है, कॉपुला से आगे जो कुछ है वो सब्जेक्ट हो गया और कॉपुला के बाद जो कुछ है वो प्रेडिकेट हो गया। यहाँ से यहाँ तक ये प्रेडिकेट हो गया। आते हैं कन्वर्सन करते हैं, सब्जेक्ट को बदल देते हैं। तो हो गया क्या इसका, द हाईएस्ट माउंटेन पीक ऑफ द वर्ल्ड इज माउंट एवरेस्ट।
कॉन्वर्स। तो इसके सारे पार्ट्स का आंसर हम बता दिए। अब ऐसा ही एक सवाल और इसमें पर आता है, देखते हैं इसके लिए। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हम लोग यहाँ पर। यह प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, बार बार पूछा जाता है। व्हाट इज मटेरियल ऑफ वर्सन? मटेरियल ऑफ वर्सन को मटेरियल ऑफ वर्सन, ऑफ वर्सन का मतलब विवर्तन पहले बता चुके हैं। मटेरियल का मतलब वस्तुगत। व्हाट इज मटेरियल ऑफ वर्सन? वस्तुगत विवर्तन किसे कहते हैं? व्हाट आर इट्स रूल्स? इसके नियम क्या क्या हैं? इज इट जस्टिफाइड? जस्टिफाइड का मतलब उचित, क्या यह उचित है? इसके औचित्य पर हमको आलोचना करना है, उचित है अथवा अनुचित है, यानी कि जायज़ या नाजायज़, किस हद तक जायज़ है, अगर जायज़ है तो किस हद तक जायज़ है, इस पर हमें वर्णन करना, बताना है, व्याख्या करना है। सबसे पहले परिभाषा को देखते हैं कि वस्तुगत विवर्तन एक प्रकार का अमाध्यम अनुमान है। अमाध्यम अनुमान का मतलब समझ में आ ही गया होगा कि जहाँ माध्यम का जरूरत नहीं, एक आधार वाक्य से निष्कर्ष लेना। वस्तुगत, वस्तुगत का मतलब क्या होता है? वास्तविक, ऐसा चीज़ जिसका वास्तविक जगत के साथ मेल हो, ऐसा, इसी को वस्तुगत कहा जाता है और इंग्लिश में मटेरियल कहा गया है। तो वस्तुगत विवर्तन एक प्रकार का अमाध्यम अनुमान है जिसमें आधार वाक्य के उद्देश्य और विधेय पद के विपरीत पदों को, यानी जो कुछ सब्जेक्ट दिया है, जो कुछ प्रेडिकेट दिया है, दोनों के, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों के विपरीत पद को हम लोग को सब्जेक्ट और प्रेडिकेट मानकर एक वास्तविक सत्य वाक्य निष्कर्ष के रूप में प्राप्त किया जाता है। उदाहरण देखिए, स्पष्ट हो जाएगा। था ये वार इज इविल, हम लोग कंक्लूजन निकाल लिए कि पीस इज गुड। वार का मतलब हो गया युद्ध, इविल का मतलब हो गया बुरा या अमंगलजनक। वार का ऑपोजिट है पीस, पीस का मतलब हो गया शांति, इविल का ऑपोजिट हो गया गुड, मतलब अच्छा, शांति मंगलमय है। युद्ध अमंगलकारी है, शांति मंगलकारी है। ऐसे ही हो सकता है वार्म इज प्लेजरेबल, वार्म इज प्लेजरेबल, इसलिए कहा जा सकता है कोल्ड इज पेनफुल। ऐसे ही सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों के ऑपोजिट टर्म को लेकर हम एक अनुमान कर सकते हैं, इसे ही वस्तुगत विवर्तन कहा गया है। और यहाँ पर जो ये ऑब्वर्सन था ना, ऑब्वर्सन था तो ऑब्वर्सन के चारों नियमों को पालन करना चाहिए था। यहाँ पर चारों नियम का धज्जिया उड़ जाता है, एक भी नियम पालन नहीं होता है, इसलिए इसको जायज़ ऑब्वर्सन नहीं कर सकते हैं। यही प्रश्न कर रहा है ना कि हाउ फार इज इट जस्टिफाइड, ये उचित है कि अनुचित है, यथार्थ है कि नहीं। अगर ये ऑब्वर्सन होता तो ऑब्वर्सन के चारों नियमों का पालन होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर चारों में से एक भी नियम का पालन नहीं होता है, इसलिए उचित तो नहीं है ये, लेकिन इसका महत्व है। महत्व इसलिए क्योंकि ये वास्तविक सत्य निष्कर्ष को देता है। हम लोग जो ऑब्वर्सन करते थे वो फॉर्मल लॉजिक था। फॉर्मल लॉजिक का मतलब केवल ढांचा दे सकता है, उसका मटेरियल यानी वास्तविक अंतर्निहित सत्य हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। जो कंक्लूजन हम निकाल रहे हैं उसका वास्तव जगत के साथ मेल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। और अगर मेल नहीं हो सकता है तो ऐसे अनुमान का हमारे व्यक्ति जीवन में उसका फ़ायदा भी बहुत ज़्यादा नहीं है, केवल ढांचा लेकर हमें कुछ फ़ायदा नहीं है। हमने कहा था कि फॉर्मल लॉजिक हम लोग सीख रहे हैं, लेकिन ये मटेरियल ऑब्वर्सन जो आपको मटेरियली ट्रू कंक्लूजन देता है, इसलिए इसका महत्व है। यह एक प्रकार का अनुमान है और हमारे सिलेबस में है, इसलिए इसको पढ़ना, थोड़ा सा जानना समझना जरूरी है। ठीक है, देखते हैं हम लोग। पहला नियम ऑब्वर्सन का याद होगा आप लोग को। एक और आप ऑब्वर्सन का नियम लेकर बैठिए कॉपी खोलकर, और दूसरे इन नियमों को लेकर बैठिए, एक एक बार नियम को मिलाते चलिए। वहाँ पहला नियम क्या कह रहा है कि आधार वाक्य और निष्कर्ष दोनों का उद्देश्य पद समान होगा। ठीक ना, एग्जाम्पल में देख लीजिएगा तो वहाँ पर ऑब्वर्टेन और ऑब्वर्स दोनों का सब्जेक्ट सेम रह जाता था। यहाँ पर क्या कर रहा है, जो कुछ सब्जेक्ट दिया गया उसका विपरीत पद को आपको सब्जेक्ट के रूप में लेना है। यहाँ पर वार हमको सब्जेक्ट था तो वार का ऑपोजिट होता है पीस, ऑपोजिट को हमने सब्जेक्ट के रूप में लिया है, पहला नियम। दूसरा नियम कर रहा है आधार वाक्य विधेय पद का विपरीत पद निष्कर्ष का विधेय पद होता है। यहाँ पर इविल मेरा प्रेडिकेट था और इसका विपरीत पद हमने लिया। ऑब्वर्सन में क्या कहा गया था कि जो कुछ प्रेडिकेट है, प्रेडिकेट का कॉन्ट्राडिक्टरी टर्म नन जोड़कर उसका कॉन्ट्राडिक्टरी टर्म बनाना पड़ेगा
और उस कॉन्ट्राडिक्टरी टर्म को हम लोग प्रेडिकेट के रूप में इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर एक बात याद रखना है कि वो कॉन्ट्राडिक्टरी टर्म इस्तेमाल होता था और यहाँ पर ऑपोजिट टर्म इस्तेमाल होता है। एक है विपरीत पद और एक है विरुद्ध पद। विपरीत और विरुद्ध दोनों का अर्थ में अंतर है। कैसे अंतर है, इस अंतर को जरा से समझ लें हम लोग। अगर मान लीजिए हम ऐसे कहते हैं कि पूरा संसार में जितने सारे चीज़ हमको दिखाई पड़ता है सबको हम लोग दो श्रेणी में बांट सकते हैं। दो श्रेणी, क्या क्या श्रेणी भाई? न एक कलम, अगर ये कलम है तो कलम के अलावा संसार में जितना कुछ पड़ा रह गया सब अकलम हो गया, नन पेन हो गया। नन पेन में संसार का बाकी सारा चीज़ आ गया। और ये पेन, तो नन पेन और पेन इक्वल टू एंटायर यूनिवर्स। तो ये नन जुट जाने से, पेन के आगे नन जुट जाने से इसका कॉम्प्लीमेंट्री क्लास, परिपूरक श्रेणी। परिपूरक श्रेणी का मतलब क्या होता है? वह दो श्रेणी जिनके आपस में मिल जाने से समग्रता का बोध हो जाता हो। यहाँ पूरा एंटायर यूनिवर्स को हम डिनोट कर सकते हैं कलम और अकलम में। कलम ये और कलम के अलावा जितना कुछ पड़ा रह गया सब अकलम। तो ये नन पेन इसका कॉम्प्लीमेंट्री क्लास हो गया या कॉन्ट्राडिक्टरी क्लास हो गया, अपोजिट नहीं हुआ। ये मटेरियल ऑफ वर्सन जो है इसका समालोचना इसलिए भी किया जाता है कि यह बहुत सीमाबद्ध है। सीमाबद्ध कैसे? ना जिन टर्मों का अपोजिट हमें पता नहीं या नहीं बना सकते हैं वहाँ पर ये मटेरियल ऑफ वर्सन किया ही नहीं जा सकता। और वो फॉर्मल लॉजिक जो ऑफ वर्सन था वो हर AEIO 4 प्रकार के प्रोपोजिशन पे कर सकते हैं। उसके अंदर में जो कुछ आए कंटेंट के आधार पर कर सकते हैं। हमको केवल ढांचा को फॉलो करना था, सब्जेक्ट सेम रख देना था, प्रेडिकेट का नन जोड़ना था। सबका ऑफ वर्सन संभव है, लेकिन मटेरियल ऑफ वर्सन सबका संभव नहीं है, क्योंकि संसार में ऐसे ढेर सारी चीज़ें जिसका ऑपोजिट आप नहीं खोज सकते। जैसा कलम का ऑपोजिट आप क्या खोजिएगा? लेकिन कलम का अकलम कॉन्ट्राडिक्टरी टर्म बनाया जा सकता है, इसका अपोजिट नहीं बनाया जा सकता। चेयर टेबल जो भी हो, तो ढेर सारे चीज़, असंख्य चीज़ जिसका हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री क्लास तो बना सकते हैं, नन जोड़कर कॉन्ट्राडिक्टरी बना सकते हैं, लेकिन उसका अपोजिट क्लास नहीं बना सकते हैं। अपोजिट नहीं मिलता हमको। अपोजिट के लिए हमें दैनिक जीवन के अनुभव पर निर्भर करना पड़ता है। अनुभव के आधार पर विपरीत पदों को, वही चौथा नियम है, अनुभव के आधार पर विपरीत पदों को हमें निर्वाचन करना होता है। ठीक है, इसलिए मटेरियल ऑफ वर्सन का जो स्कोप बहुत लिमिटेड है, लेकिन इसका इम्पोर्टेंस महत्व है इसलिए क्योंकि जिन क्षेत्रों में विपरीत पद संभव है ऐसे में वो विपरीत पदों को जोड़कर एक नया कंक्लूजन लेते हैं जो कि मटेरियली ट्रू होता है। ठीक, याद कर लीजिएगा इसको। थैंक यू।